नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी आईक्यू पे जो हम यूपीएससी 2021 के लिए क्रैश कोर्स को रन कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर सीरीज़ में अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इस वीडियो में हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी के सेट 1 को डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के साथ संबंध रखते हैं उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा, राइट। यदि आप लोग हमारे क्रैश कोर्स की पुरानी वीडियोस को रेफ़र करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्टडी आईक्यू के द्वारा, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ये जो प्लेलिस्ट है आप आसानी से गूगल पे सर्च करिए, स्टडी आईक्यू यूपीएससी 2021 क्रैश कोर्स, आपको आसानी से मिल जाएगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मोर वेस्टेज ऑफ टाइम। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। जस्ट गिव मी सम टाइम एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। ऑलराइट, स्टडी आईक्यू ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए, ये पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा फोकस है, पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन के नाम से हमने कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं इन अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड अ न्यू मैनर। तो यदि आप इसको खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से ऐप पे जाएं और इस कोर्स को परचेज करें। डेमो वीडियोस देखने के बाद ही आप अपना फैसला ले सकते हैं, राइट। इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग 3 मेन टॉपिक्स। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का। ये हाल ही में चर्चा में था और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड में इन्होंने बेसिकली बात ये करी है कि हम इसको CCTNS के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये चीज़ें कई बार सुनने में पहले भी आई हैं, लेकिन अब लग रहा है कि येस, वी आर नाउ एट दैट स्टेज जब हम वाकई में नेट ग्रिड को CCTNS के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी इसको लेके पहले मेंस में सवाल भी पूछ चुकी है और प्रीलिम्स में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अब आने की संभावना बढ़ चुकी है। सेकेंडली, FATF, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ऑलमोस्ट पिछले पूरा साल सुर्खियों में रहा, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। बिकॉज पाकिस्तान जो है उसको FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है और ये अब काफ़ी लंबा समय बीत चुका है जब से पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में ही रखी गई है। इसको लेके सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं मैं कहूँगा। और यहाँ पर ये ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, FATF कब बनाया गया था, ये सब चीज़ों की बातचीत आपके साथ करी जाएगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ जिबोती कोड ऑफ कॉन्डक्ट। इसमें क्या है कि रिसेंटली ये वाला जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, इसको शायद 2015-16 में बनाया गया था। इसकी हम बात करेंगे आगे जाके। इसमें रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई थी, जेडा अमेंडमेंट, और इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में हुआ क्या है कि इंडिया ने रिसेंटली अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर इस जिबोती कोड ऑफ कॉन्डक्ट में अपने आप को एनरोल करवाया है। तो इसीलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में बातचीत करना। ये बेसिकली हुआ था सितंबर 2020 की ये खबर है, जब इंडिया ने एज एन ऑब्जर्वर स्टेट इसमें अपने आप को एनरोल करवाया। तो ये क्या है, किस तरीके से काम करता है एंड सो ऑन, इसके प्रावधानों की बात करेंगे आपकी जिबोती कोड ऑफ कॉन्डक्ट में। एंड फाइनली हम जाते जाते कुछ टिडबिट्स इन न्यूज़ की बात करेंगे, वेरी फ्यू टिडबिट्स जो कि शायद इंटरनल सिक्योरिटी से कुछ हेल्प आपको दे सकते हैं, राइट। लेट अस बिगिन विद अ सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है नेट ग्रिड को लेके। विद रेफरेंस टू नेट ग्रिड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेट ग्रिड वॉज प्रपोज्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ पठानकोट अटैक, जो आपको मालूम होगा 2016 में अटैक हुआ था, एज अ काउंटर टेररिज्म मेजर। क्या नेट ग्रिड 2016 में प्रपोज किया गया था या फिर उसके पहले या उसके बाद में प्रपोज किया गया था, आपको ये मालूम होना चाहिए। नेट ग्रिड का जो असल में प्रपोजल रखा गया था, ये रखा गया था 26/11 का, जो हमारा हॉरिबल मुंबई अटैक्स हुए थे 2008 के, उसके बाद नेट ग्रिड का प्रपोजल रखा गया था। इसके चलते आपका जो पहला स्टेटमेंट बन जाता है ये बेसिकली हो गया है फॉल्स। नेट ग्रिड विल लिंक 10 यूजर एजेंसीज विद सर्टन डेटाबेसेस दैट वुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम 21 ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ यहाँ पर ये दोनों के दोनों नंबर्स आपको ध्यान रखने होंगे कि ये 10 एजेंसीज को कनेक्ट करेगा और साथ में 21 ऑर्गेनाइजेशन से ये डेटा को प्रोक्योर भी करेगा। इस केस में आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, हेंस सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। जानते हैं नेट ग्रिड के बारे में और प्रावधान क्या क्या हैं। देखिए, ये रिसेंट सी न्यूज़ है जुलाई 12, 2020 की। नेट ग्रिड टू हैव एक्सेस टू डेटाबेस दैट लिंक्स अराउंड 14,000 पुलिस स्टेशंस की। अब फाइनली
इतने साल की मेहनत के बाद हमारा NATGRID अब 14,000 पुलिस स्टेशंस का जो डेटाबेस है उसके साथ अब लिंकेज उसकी होने वाली है। इसको समझ लेते हैं। NATGRID ने हाल ही में क्या किया है, असल में जो MOU है उसको साइन किया है विद NCRB। NCRB क्या है इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे जाके। तो बेसिकली ये जो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए MOU साइन किया गया है सो दैट ये सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस ऑन FIRs एंड स्टोलन व्हीकल्स को लेके कंप्लीट जो डेटाबेस अभी तक जनरेट किया गया है वो सारा का सारा डेटाबेस NATGRID को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। क्लियर है? इस चीज़ को समझ लीजिए। दोबारा से बता देता हूँ कि NATGRID एक तरफ है और NCRB एक तरफ है, दोनों के बीच में MOU को साइन करवाया गया है सो दैट एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट किया जाए, जो ऑलरेडी सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट किया गया है उसको एक्सेस प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसको? NATGRID को एक्सेस प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये जो डेटाबेस है ये किस किस चीज़ को स्टोर करता है? जितनी भी भारत में FIRs हो रही हैं, जो भी भारत में स्टोलन व्हीकल्स को लेके जो कंप्लेंट्स दर्ज हो रही हैं, ये सभी की सभी चीज़ों के बारे में इस डेटाबेस में जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। क्लियर है ये बात? नाउ इसमें देख लेंगे, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो MOU है इसके चलते होगा क्या कि अब फाइनली NATGRID को एक्सेस मिल जाएगा CCTNS के डेटाबेस को। तो देखिए NCRB जो है वो CCTNS के डेटाबेस को संभालती थी और इसके चलते अब क्योंकि NCRB के साथ MOU साइन करवाया गया है तो CCTNS का डेटाबेस अब NATGRID को मिल जाएगा। CCTNS क्या चीज़ है? बेसिकली जितने भी आपके स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके राज्यों की पुलिस हैं, वो सभी के ऊपर एक मैंडेट रखा गया है कि जो भी आपकी FIR है वो असल में CCTNS में अपलोड करी ही जाएगी। यानी कि अब ऐसा नहीं होता कि FIR जो है वो केवल एक कागज़ होता है। FIR की ऑनलाइन फाइलिंग भी होती है, ये आपको मालूम होगा कुछ साल पहले ही हो चुका था। और जब ये ऑनलाइन फाइलिंग होती है तो ये जो डेटाबेस में रखा गया है वो डेटाबेस का नाम है CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स डेटाबेस। ठीक है, और ये MOU बेसिकली ये एनेबल करेगा कि NATGRID को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट डिटेल्स ऑफ अ सस्पेक्ट एज मेंशन्ड इन दी FIR, सच एज उनके पिताजी का नाम, उनके माता का नाम, उनका टेलीफोन नंबर वगैरह वगैरह, उनकी डिटेल्स वगैरह, ये सभी चीज़ें वहाँ पर हमको आसानी से मिल सकती हैं। क्लियर है ये बात? ये चीज़ इंडिया में लग रही है काफ़ी बड़ी बात, लेकिन कई सारे विकसित देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी समय पहले से हो चुकी हैं बिकॉज उनका टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, बट फाइनली चीज़ें इंडिया में भी हो रही हैं। नाउ NATGRID जो है ये आपको असल में मिलता है एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ MHA, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसमें ये एक अटैच्ड ऑफिस की तरह बनाया गया है। इट इज़ द इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड जो कि डेटाबेस को कनेक्ट करता है ऑफ कोर सिक्योरिटी एजेंसीज। इसका जो निर्माण था ये असल में किया गया था 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स के बाद कि हमें ऐसी एक नेशनल ग्रिड होनी चाहिए, एक नेशनलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रिड होनी चाहिए जहाँ पे सारा का सारा डेटाबेस आपको आसानी से मिल सके। और इसका जो मेन मकसद था, जो लक्ष्य था, वो ये था कि ये आगे जाके इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को असिस्ट करेगा इन एंश्योरिंग नेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी विद द अल्टीमेट एम टू काउंटर टेरर। ठीक है, कि ये सारी की सारी, इसमें ध्यान से देखिएगा कि ये इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को असिस्ट करेगा। इसमें कौन सी एजेंसीज आती हैं? आपकी रॉ आती है, RNAW, उसके बाद आपकी IB आती है। ठीक है, ये सभी के सभी एजेंसीज को ये असिस्ट करना चाहता है। ना केवल इनको बल्कि जो स्टेट पुलिस एजेंसीज हैं उनको भी ये हेल्प करेगा। हो सकता है स्टेट पुलिस एजेंसीज कुछ ऐसी एनालिसिस ना कर पाएँ जो NATGRID कर पाए, तो इट विल बी अ टू वे इंफॉर्मेशन फ्लो जो कि NATGRID से पुलिस की तरफ भी जा सकता है। राइट, ये 10 यूज़र एजेंसीज को लिंक करेगा और 21 ऑर्गेनाइजेशन से जो है डेटाबेस को डेटा को कलेक्ट करेगा। डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इट कैन बी डेटा रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, टैक्स से जुड़ी हुई, टेलीकॉम से जुड़ी हुई, इमिग्रेशन से जुड़ी हुई, एयरलाइंस, रेलवे टिकट्स, पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह चीज़ों के साथ जो जुड़ा हुआ डेटा है वो सारा का सारा डेटाबेस NATGRID के साथ शेयर किया जाएगा। नाउ आई टोल्ड यू कौन सी एजेंसीज को शेयर करेगा। IB को, RNAW को एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी शेयर करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कुछ इकोनॉमिक फ्रॉड्स हो रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक क्राइम्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये वाला डेटाबेस हेल्पफुल साबित हो सकता है। राइट, फर्दर बात करें NCRB, कुछ इसी के साथ संबंधित इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले NCRB का नाम लिया था, तो NCRB जो है ये MHA के अंडर ही बनाई गई थी। 1986 की बात है। ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि आप देख सकते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखना है, उसका ब्यूरो
बनाया गया था। ये एक तरीके की रिपोजिटरी है ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर्स इन लिंकिंग क्राइम टू द परपेट्रेटर्स, राइट। और दिस वाज बेसिकली सेटअप ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ 2 कमिटीज। पहली कमिटी आई थी जो नेशनल पुलिस कमीशन था, 1977 से 1981 तक रहा था, एंड सेकेंडली एमएचए ने एक टास्क फोर्स बनाई थी 1985 में। इन दोनों के सुझावों के आधार पर एनसीआरबी को बनाया गया था। आज की डेट में एनसीआरबी कई सारी रजिस्ट्रीज पब्लिश करती है, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री का भी प्रस्ताव रखा गया था, कई सारी चीज़ें हैं जो एनसीआरबी करती है। ऐसा मान लीजिए हमारे पुलिस को, हमारे क्राइम को बहुत ज़्यादा तरीके से आप एनालाइज करने के लिए एनसीआरबी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। और 2009 की बात है जब एनसीआरबी वॉज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट, राइट। तो जो सीसीटीएनएस का प्रोजेक्ट है वो असल में एनसीआरबी के तहत ही चल रहा है। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि सीसीटीएनएस क्या है, एनसीआरबी क्या है, नाटग्रिड क्या है, सारे के सारे टर्म्स आपके सामने इकट्ठे आ गए हैं। आप आसानी से यहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं सीसीटीएनएस के बारे में। तो ये जो है ये असल में हमारा जो भारत का NEGP था, इसके अंदर एक MMP की तरह शुरू किया गया था, मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया था। ये क्या करता है, ये अगेन आपके 15,000 से भी अधिक जो पुलिस स्टेशन हैं और 6,000 से भी अधिक जो हायर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस इन द कंट्री हैं उनको कनेक्ट करता है, राइट। तो जो भी आपकी FIR फाइल होती है वो CCTNS के अंदर दर्ज हो जाती है। CCTNS बेसिकली क्या कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार कर रहा है इन ऑर्डर टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिसिंग थ्रू प्रिंसिपल ऑफ ई-गवर्नेंस, राइट। सो काफ़ी सिंपल है। दोबारा से वंस अगेन आई वांट यू टू गो थ्रू विद दिस। देखिए एनसीआरबी था 1986 में बनाया गया था, 2008 के बाद बनाया गया था CCTNS जो कि एनसीआरबी के तहत ही चल रहा है। यानी कि एनसीआरबी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि CCTNS की जो पूरी की पूरी परियोजना है उसको लागू करना है, उसको प्रॉपरली चलाना है। अब क्या हुआ रिसेंटली, नाटग्रिड जो कि अगेन 2008 के बाद ही बनाया गया था, उसने MOU साइन कर लिया है एनसीआरबी के साथ सो दैट जो CCTNS का डेटाबेस है वो सारा का सारा नाटग्रिड को भी एक्सेस करवाया जाएगा। इतनी सी बात है जो आपको समझनी है। इसके साथ सारी की सारी जो आपके फैक्ट्स हैं ये आपको यहाँ पे समझने होंगे। क्लियर है? ये देख सकते हैं आप CCTNS का सिंबल है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सिंबल है। ये देखिए, ये एक तरीके से दिखाता है कि किस तरीके से हम इंटरनेट की मदद से या फिर हम ई-गवर्नेंस की मदद से चीज़ों को जोड़ रहे हैं, राइट। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, राइट। CCTNS की फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जामिनेशंस में कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। अगले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे FATF के बारे में। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेकर मैं डेफिनेट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। FATF की फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, 89, टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। पाकिस्तान इज़ इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF वाइल नॉर्थ कोरिया इज़ इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF। देखिए सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो स्टेटमेंट है, इसका पूरा का पूरा जिक्र मैं आपको आगे जाके करवाऊंगा, तब जाके हम वापस आके इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना कि इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो FATF है वो असल में गैर सरकारी संगठन नहीं है, वो एक अंतर सरकारी संगठन है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक G7 की मीटिंग हुई थी उसके प्रस्ताव के ऊपर इस पर्टिकुलर संगठन को बनाया गया था। सो ये नॉन गवर्नमेंटल नहीं है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके आधार पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये तो डेफिनेटली फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट आई विल कम बैक, पहले आगे हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए पाकिस्तान रिस्क्स FATF ब्लैक लिस्टिंग एज इट कंटिन्यूज टू अबेट टेररिज्म। ये जो न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है, जनवरी 22, 2021 की, जस्ट अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, ये न्यूज़ सामने आई थी। और ये जो पाकिस्तान है असल में FATF की ग्रे लिस्ट में काफ़ी लंबे समय से है। ऑल्सो बताना चाहूँगा कोई आज की बात नहीं है, पाकिस्तान पहले भी 2-3 बार FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। क्या होती है लिस्टिंग, क्यों रखा जाता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए न्यूज़ ये कहती है पाकिस्तान माइट बी पुश्ड इनटू द FATF's ब्लैक लिस्ट, यानी कि उसको ब्लैक लिस्ट में रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कई सारे ऐसे जो आतंकवादी समूह हैं, आतंकवादी संगठन है, विच इंक्लूड्स जमात उद दावा, ये जमात उद दावा होगा,
ठीक है। उसके बाद जैश ए मोहम्मद, ऐसे कई सारे ऐसे संगठन हैं जो कि आज भी पाकिस्तान में बेशर्मी से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान इज़ इन द ग्रे लिस्ट एज ऑफ नाउ। अभी जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। सबसे पहले देख लीजिए कितने तरह की लिस्ट होती हैं। FATF में दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक आपकी ब्लैक लिस्ट होती है, एक आपकी ग्रे लिस्ट होती है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन सी होती है? ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है ब्लैक लिस्ट। ऑब्वियसली जो ब्लैक लिस्ट है, अगर आप उसमें आ चुके हैं यानी कि इसके बाद आपको उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। जो FATF है दो तरह की लिस्ट निकालता है। क्यों निकालता है बेसिकली उसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए FATF का काम क्या है? FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF बेसिकली ये इंश्योर करना चाहती है कि दुनिया भर में कहीं ऐसा ना हो कि पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। सो ये बेसिकली ये इंश्योर करना चाहती है कि पैसे का बद इस्तेमाल ना हो, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, स्पेशली टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए, ध्यान से सुनिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो FATF ये इंश्योर करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और स्पेसिफिकली टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए ना हो। मान लीजिए कुछ ऐसे देश हैं जहां पे ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो कि मनी को लॉन्डर कर रही हैं और टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी कर रही हैं, उन देशों को FATF ने ब्लैक लिस्ट में रखा हुआ है। दोबारा बोलूँगा स्टेटमेंट को, कुछ ऐसे देश हैं जो ये कर रहे हैं, जो एक्टिवली कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, उनको तो ब्लैक लिस्ट में रखा ही हुआ है, ठीक है। सो इट सेट्स आउट द कंट्रीज विच आर कंसिडर्ड डेफिशिएंट इन देयर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रेगुलेटरी रेजीम्स, कि वो आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, आतंकवाद को जो वित्तीय सहयोग मिल रहा है उनके देश का प्रशासन उसको काबू में नहीं कर पा रहा है। इन देशों को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। कौन से दो देश हैं? एक तो है आपका नॉर्थ कोरिया और एक है आपका ईरान। आज से नहीं, काफ़ी पुरानी बात है, इन दोनों कंट्रीज़ को इसमें रखा गया है। अगर मान लीजिए किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, जब भी किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है देन दैट कंट्री इज़ बेसिकली सब्जेक्टेड टू इकोनॉमिक सैंक्शंस। ऑल्सो मान लीजिए कल को नॉर्थ कोरिया या ईरान को कोई बड़ा लोन चाहिए IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो वो मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये इस पैसे का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिमिलर होती है ग्रे लिस्ट, लेकिन उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। देखिए, ग्रे लिस्ट क्लासिफिकेशन इज नॉट एज नेगेटिव एज द ब्लैक लिस्ट बिकॉज द कंट्रीज, इसमें भी दे कैन फेस इकोनॉमिक सैंक्शंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, लेकिन इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस अभी लगाए नहीं गए हैं, दे मे फेस, ठीक है। सो दे मे फेस, लेकिन इस चीज़ को भी इंश्योर करने के लिए FATF क्या करता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाली कंट्री ब्लैक लिस्ट में उठ के चली जाए, तो इसकी निगरानी रखी जाती है। FATF की टीम्स होती हैं जो कि उन देशों में जाती हैं और उन देशों में इंश्योर करती हैं कि उनका प्रशासन सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। सो बेसिकली मॉनिटरिंग होती है बाय द FATF, ठीक है। सो जो कंट्रीज ऑन द FATF ग्रे लिस्ट है वो भी एक बड़ा जोखिम होता है उनमें भी कि मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो सकती है, लेकिन अभी स्थिति उतनी खराब नहीं हुई है। तो ये जो ग्रे लिस्ट है, पाकिस्तान इस पर्टिकुलर लिस्ट में रखा गया है काफ़ी लंबे समय से, ठीक है। तो ये आपको समझना है ब्लैक लिस्ट में कौन है, ग्रे लिस्ट में कौन है। आई होप आपको पूरी की पूरी कहानी समझ आ गई होगी दोनों लिस्टों के बारे में। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है, हेंस दिस इज ट्रू। आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर B, 2 ओनली। जाते जाते बात कर लेते हैं FATF क्या है। तो FATF बेसिकली ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर नज़र रखने वाला वॉचडॉग है। तो काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं जिनको कि फॉलो करना ज़रूरी है। आज की डेट में इसकी 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसका सदस्य है और 2 इसमें स्थानीय संगठन भी हैं जो इसके सदस्य हैं, विच इंक्लूड द यूरोपियन कमीशन एंड द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। तो GCC और जो यूरोपियन कमीशन है दोनों ही इसके मेंबर्स भी हैं। इसकी स्थापना करी गई थी 1989 में। मुझे 89 को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, आई एम सॉरी अबाउट दैट। बाय ए ग्रुप ऑफ 7 समिट इन पेरिस। तो G7 समिट ने इसको स्थापित किया था पेरिस में। इनिशियली बेसिकली इनका मकसद था मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करना, लेकिन धीरे धीरे इनको पता लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इसके साथ भी है, दैट इज़ फाइनेंशियल टेररिज्म, तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सॉरी। तो इसीलिए इसका ये वाला एम भी बना दिया गया था, ठीक है।
इनफैक्ट रिसेंटली एक और रिपोर्ट सामने आई थी जो कि FATF के द्वारा ही रिलीज़ करी गई थी। इन्होंने कहा था मनी लॉन्ड्रिंग का रिलेशन जो है वो इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के साथ भी है, यानी कि इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और ये चीज़ चर्चा में आई बिकॉज ऑफ कोविड-19। इनका ये मानना है कि जो IWT है, इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जो अवैध इसमें जो आपका जैविक ट्रेड हो रही है, वाइल्ड लाइफ में ट्रेड हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल थ्रेट बन रही है विच हैज़ लिंक्स विद अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स सच एज मॉडर्न स्लेवरी, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड आर्म्स ट्रेड। और इसके जो प्रोसीड्स हैं ये भी अप्रॉक्सीमेटली $23 बिलियन के आसपास पर ईयर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो जस्ट इसका नाम याद रखना है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड द IWT रिपोर्ट, और ये याद रखना है कि इसको रिलीज़ करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो असल में FATF है। क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, इसमें हम बात करेंगे जिबोती कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेकर भी सवाल कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। याद रखिए, हमने बहुत ही चुनिंदा टॉपिक्स कवर किए हैं सेट 1 में बिकॉज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिबोती या जिबोती जो भी इसको बोलते हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन 2009 अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। जानेंगे इसके बारे में ट्रू है या फॉल्स है। इंडिया इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ इट सिंस इट्स फॉर्मेशन। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इंडिया जो है उसने रिसेंटली एक ऑब्जर्वर स्टेट की तरह इसमें ज्वाइन किया है, तो परमानेंट मेंबर नहीं है। हेंस सेकंड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली फॉल्स है। तो फर्स्ट की अभी बात बची है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, इंडिया जॉइन्स द डिजिबोती कोड ऑफ कॉन्डक्ट एज ऑब्जर्वर सितंबर 16, 2020। रिसेंटली इंडिया जॉइंड जिबोती कोड ऑफ कॉन्डक्ट या फिर जेडा अमेंडमेंट एज एन ऑब्जर्वर। इसको लिखा इस तरीके से ही जाता है, DCOC/GA। जो DCOC है इसको 2009 में स्थापित किया गया था अंडर द IMO। बेसिकली इसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? रिप्रेशन ऑफ पायरेसी। ठीक है, हम पायरेसी को रिप्रेस करना चाहते हैं। एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन, द गल्फ ऑफ एडन एंड द रेड सी। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन का, गल्फ ऑफ एडन का और रेड सी का। कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे है, सब चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहीं पे आ जाइए, इस मैप पे आ जाइए। जो हमने लाल रंग में आपको कंट्रीज़ दिखाई हैं, ये सारी की सारी वो कंट्रीज़ हैं जो कि असल में इस जिबोती कोड ऑफ कंडक्ट की सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशन रीजन के साथ जिनका कोस्ट टच होता है। और उसके बाद ये वाली कंट्रीज़ भी हैं इसके अंदर जो कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, और इनका भी कोस्ट टच होता है विद द इंडियन ओशन रीजन। पर्टिकुलरली कौन सा इंडियन ओशन रीजन? वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। इसके अलावा मालदीव्स भी है, सेशेल्स भी है, मेडागास्कर भी है, मॉरिशियस भी है, रीयूनियन भी है। ठीक है, यहाँ पे कॉमोरोस भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इसका सदस्य हैं। नाउ साथ में क्या बोला? गल्फ ऑफ एडन और रेड सी। तो ये सारी की सारा जो एरिया है, देखिए रेड सी वाला ये वाला आपका एरिया हो गया है, गल्फ ऑफ एडन वाला ये वाला आपका एरिया हो गया है। तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ लाई करती हैं ये इसकी मेंबर्स हैं। तो आप इसको इस मैप से भी याद कर सकते हैं। एक ब्रीफ सी इमेज को ध्यान रखिए कि बेसिकली वो वाली कंट्रीज़ हैं जिसका कोस्ट टच होता है वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के साथ, तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। इट इज़ अ ग्रुपिंग विच कंप्राइजिंग ऑफ 18 मेंबर स्टेट्स adjoining रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड आइलैंड कंट्रीज इन दी IOR. As an observer, India will be looking forward to working together with the DCOC/GA member states so that वो भी यहाँ पे योगदान कर सके towards coordinating and contributing to enhanced maritime security in the IOR. जो इसकी जेडा अमेंडमेंट है, ध्यान रखिए, देखिए ये असल में इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में, लेकिन जो जेडा अमेंडमेंट थी ये असल में हुआ था 2017 में। सिग्निफिकेंटली ब्रॉडन द स्कोप ऑफ द जिबोती कोड व्हेन इट वाज अडॉप्टेड एट अ हाई लेवल मीटिंग इन जेडा। जेडा जो एक शहर है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर इसका अमेंडमेंट हुआ था 2017 में, जब इसके स्कोप को, इसके दायरे को काफ़ी बढ़ा दिया गया था। क्लियर है? नाउ इसमें इतना ही था, लेकिन साथ में आप इसको भी याद रखिएगा कि जो सितंबर 27 है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूएन एज द वर्ल्ड मैरीटाइम डे, कि ये IMO और UN इस दिन दोनों इसको मिलके वर्ल्ड मैरीटाइम डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और 2021 की जो थीम है, सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, ये इसकी थीम है। क्लियर है? सितंबर 27 की डेट को प्लीज़ ध्यान रखिएगा बिकॉज इंडिया ने जो साइन किया था दैट वाज आल्सो वेरी वेरी क्लोज टू सितंबर 27, सो दिस डेट कैन बी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ
जाते जाते कुछ टिडबिट्स, बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सुर्खियों में थी, बीपीआरडी, जो कि पुलिस विभाग को जानते हैं वो लोग जानते होंगे कि बीपीआरएनडी काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एमएचए के अंडर काम कर रही है। इसने रिसेंटली अपने 50 साल पूरे किए, गोल्डन जुबली एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था 28 अगस्त 2020 को। तो देखिए, जो काम एनसीआरबी करती है ना कहीं बीपीआरडी की भी बहुत बड़ी एक भूमिका है। इनफैक्ट मैं पहले भी इस जॉब में रह चुका हूँ, तो हमें मालूम है कि बीपीआरडी के साथ किस तरीके से हमारे संबंध रहते थे। It was raised with the mandate to promote excellence in policing, promote speedy and systematic study of police problems, apply science and technology in the methods and techniques by the police। कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं बीपीआरडी के द्वारा, कई सारे इनपुट्स दिए जाते हैं, कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो काम है बीपीआरडी के द्वारा ही किया जाता है। सो ये जो है एमएचए के अंडर फॉल करती है और इसका 2020 में 50 साल पूरे हुए थे। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।